हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दिव्यांश नामदेव डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर बार की तरह आज भी अपन ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कल रात से लेकर आज सुबह तक के सबसे ज्यादा डिस्कस रहे अलग अलग फोरम्स में। उसी में अपन आगे बढ़ते हुए जो सबसे पहला टॉपिक अपन देखेंगे उसमें अपन ये देखेंगे कि अमेरिका के साथ साथ अर्जेंटीना ने भी ये डिक्लेरेशन कर दिया है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ेगा। सेकेंड नंबर पे अपन ये देखेंगे कि भारत ने भी एक अलग ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है कि वो 2030 तक ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स में टॉप 25 में आके दिखाएगा। कैसे, उसको अपन देखेंगे। थर्ड अपन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है ये देखेंगे कि अभी हाल ही में जो बजट में एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स लिए गए थे उसको यूनियन गवर्नमेंट किस तरीके से इंप्लीमेंट करने वाली है। फोर्थ अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देखेंगे कि अभी हाल ही में गिग वर्कर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसीज की शुरुआत करी है। फिफ्थ अपन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये देखेंगे कि अभी हाल ही में एक नई यात्रा चालू होने वाली है जिसका नाम है वाटरशेड यात्रा। इसका नेशन वाइड क्या इंपॉर्टेंस रहेगा और किस तरीके से ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है उसको अपन कवर करेंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन ये देखते हैं कि अभी हाल ही में अर्जेंटीना ने भी डब्ल्यूएचओ के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ने का डिक्लेरेशन कर दिया है। अब डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टेब्लिशमेंट आपका 1948 में हुआ था और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, आपका जेनेवा में है। अब आपको तो पता ही है कि पेंडेमिक के पहले डब्ल्यूएचओ के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपन को सुनने मिलती थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि डब्ल्यूएचओ ने भी कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे जिसमें पूरी दुनिया को बहुत बड़ा लाभ मिला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पूरी दुनिया में इरेडिकेशन हुआ है आपका स्मॉल पॉक्स का, तो वो इंडिया में 1977 में हुआ था और वर्ल्ड में 1980 में हुआ था। सेम चीज अगर डब्ल्यूएचओ के माध्यम से, मतलब नियर टू इरेडिकेशन अगर पोलियो हुआ है, तो वो अगर भारत के रेफरेंस की बात करें तो डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को पोलियो फ्री 2014 में डिक्लेयर किया था। तो ये जितनी भी चीजें करी है डब्ल्यूएचओ की सहायता से हुई है और जितने भी देश विभिन्न बीमारियों से पूर्णतः इरेडिकेट हो चुके हैं उनको किसी ना किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में डब्ल्यूएचओ ने ही हेल्प करी थी। तो डब्ल्यूएचओ तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हेल्प तभी करेगा जब अलग अलग कंट्रीज और अलग अलग देशों के माध्यम से उसे फंड दिया जाएगा और उस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। अब आप खुद सोचिए, डब्ल्यूएचओ में जो सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है, अमेरिका। तो सबसे ज्यादा फंड कौन सा देगा या सबसे ज्यादा फंड कौन सा देश देगा, अमेरिका। तो अब जब अमेरिका ने ही घोषणा कर दी है ना, वो भी कब, जब डोनाल्ड ट्रंप जो थे आपके, जैसे ही उनने अपना प्रेसिडेंट की गद्दी संभाली उन्होंने कई सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को साइन किया। उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में जो आपका एक ऑर्डर और था उसका नाम था डब्ल्यूएचओ से बाहर आना। तो आप खुद सोचिए, जब बड़ा भाई बाहर आएगा तो छोटा भाई क्यों रुकेगा, क्योंकि अर्जेंटीना तो वैसे भी अमेरिका का एलाय है। और ये जो यहां पर बैठे ये व्यक्ति, इनका नाम है जेवियर मिलेई, ये तो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने डिक्लेरेशन कर दिया तो जेवियर मिलेई क्यों रुकेंगे। अर्जेंटीना कोई बहुत बड़ा देश नहीं है डब्ल्यूएचओ में जो बहुत अच्छी तगड़ी फंडिंग करता हो, लेकिन अमेरिका ने जो कहा वो तो चिंताजनक बात थी। अमेरिका का ये मानना है कि डब्ल्यूएचओ जो था वो अब रहा नहीं, विशेषकर पेंडेमिक के बाद, कि अमेरिका का यह मानना था कि डब्ल्यूएचओ को जो रोल निभाना चाहिए था, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कहीं ना कहीं बायस्ड थी और उसने अच्छे तरीके से नहीं निभाई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अर्जेंटीना ने भी सेम चीज बोल दी कि हमारे लिए भी ये एक कंसर्निंग बात है। इसीलिए अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों ही देश अब किससे बाहर जा चुके हैं, डब्ल्यूएचओ से बाहर जा चुके हैं। और डब्ल्यूएचओ से जब बाहर आए और इसकी डिक्लेरेशन जेवियर मिलेई ने वेडनेसडे को करी, तो उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी उसके फॉरेन मिनिस्टर गेरार्डो विर्थन को दी कि भैया आप अब इस तरीके को, किस तरीके से डब्ल्यूएचओ से बाहर जाना है उसको फॉर्मलाइज करो। फिर क्या होता है, जैसे ही ये डिक्लेरेशन होती है तो अब यहां पर वही बात आती है कि कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखी जा सकती है कि अगर अर्जेंटीना बाहर आ रहा है तो हो सकता है कि डब्ल्यूएचओ में जितने भी देश जो क्लोज एलाय है आपके अमेरिका के, वो भी बाहर आ जाए। तो इस पूरी इवेंट ने एक नई तरीके की डिबेट छेड़ दी है, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो पेंडेमिक का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। और अगर देश ऐसे ही करते रहेंगे तो ये तो एक चिंताजनक बात हो जाएगी, क्योंकि जब यहां पर बात आती है कि अगर डब्ल्यूएचओ में सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका ने करता आया है, अमेरिका करता था, तो ये बात आती है कि अमेरिका के जाने के बाद एक अच्छा खासा वैक्यूम जनरेट होगा। तो जब वैक्यूम जनरेट होगा
तो यहां पर फंडिंग का जो भार आएगा वो तो फिर डेवलपिंग कंट्रीज में आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए, या आपके भी सोचने का विषय है, मेरे भी सोचने का विषय है कि अगर अमेरिका के जाने से एक वैक्यूम क्रिएट होता है तो इस वैक्यूम को फिर कौन सा देश भरेगा? तो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में वही नाम आएगा जो अपन सोच रहे हैं, कौन सा? चाइना। तो यहां पर जो डिबेट छिड़ी है ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो ये आपका पहला इवेंट था जो अपन ने डिस्कस किया और इसमें यही सब सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। अब अपन सेकंड देखते हैं, जो मैंने आपको बताया कि भारत ने एक नया ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि 2030 तक भैया मैं ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स में टॉप 25 में आके दिखाऊंगा। लेकिन बात को समझिए जरा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत ने एक नया टारगेट सेट कर दिया, जो बहुत गौरवशाली बात है, क्योंकि हर एक देश की जो इकोनॉमी का बोलते ना अपन बैकबोन होती है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट होता है। ये जितना अच्छा रहेगा उतनी ज्यादा अच्छी आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इंडिया ने भी ये तब बोला जब उसके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे और उसमें अपन को ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको भी ध्यान होगा कि भारत ने अभी 2021-22 को आपकी 2 पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया था, जिसमें से एक पॉलिसी का नाम है आपका प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और दूसरी पॉलिसी का नाम है आपका नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। देखा जाए तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का ही कॉम्प्लीमेंट पॉलिसी मानी जाती है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। और इसने किया क्या है? इसने भारत के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उसको सही तरीके से लागू किया है। नतीजा यही है कि अगर मैं यहां पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है, देखा जाए तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, 2010 में, है ना। और ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी कैसा है, फिर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग जो होती है आपके शिपमेंट्स की वो कैसी हो रही है। मतलब ओवरऑल ये पूरा का पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंडेक्स है जो आपकी क्वालिटी बताता है, परफॉर्मेंस बताता है, एफिशिएंसी बताता है और रिलायबिलिटी बताता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब इस इंडेक्स की शुरुआत हुई थी तब एक मोटा मोटा फिगर बता रहा हूं मैं आपको कि 2014 तक भारत की रैंकिंग 58 हुआ करती थी। लेकिन आप ये देखो कि इस रैंकिंग में जो इजाफा हुआ है, जो सुधार हुआ है 2024 में, अब भारत जो आता है वो 38th रैंक पर आता है आउट ऑफ 139 नेशन, जो यहां पर दिया है। तो ये जो हमारी वृद्धि हुई है कहां से 58 से 38, ये बताता है कि भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, उसमें बहुत ज्यादा अपन को इजाफा देखने को मिला है। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अभी जो भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर है वो ऑलमोस्ट 18% तक आपकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आपकी इसी जीडीपी का लगभग 13 से 14% लॉजिस्टिक सपोर्ट में निकल जाता है और उसके डेवलपमेंट में निकल जाता है। तो सरकार ने भी यह बोल दिया कि 2030 तक आते आते हमारा ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट है, हम इसे कितने में ले जाएंगे? सिंगल डिजिट में ले जाएंगे। और उसके लिए उन्होंने खास 2 पॉलिसीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है। और वो 2 पॉलिसीज मैंने अभी बताई आपको कौन सी थी, प्रधानमंत्री गति शक्ति एंड नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। तो आप इधर ध्यान से देखिएगा, एक प्रकार से ये आने वाले टाइम का सबसे बड़ा सेक्टर रहने वाला है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इधर जरा ध्यान से देखिएगा, इंडियाज लॉजिस्टिक सेक्टर टू ग्रो एट 8.8% एनुअली विच विल रीच $484 बिलियन बाय 2029। तो आप देख सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में कितना बड़ा मार्केट सेक्टर रहने वाला है और कैसे ये आने वाले टाइम में भारत की बैकबोन बनने वाला है। तो इसी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स को चालू किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किए थे, उसमें जरा ध्यान से देखिएगा, पीएम गति शक्ति के अंतर्गत 434 प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है, जिनकी कॉस्टिंग कितनी रहेगी? 11.17 लाख करोड़ रुपीस। और जो इसमें फोकस एरिया रहेंगे वो आपके एनर्जी, मिनरल, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी एंड हाई ट्रैफिक कॉरिडोर्स रहेंगे।
क्योंकि जब आप प्रॉपर तरीके से इन सब चीजों का डेवलपमेंट करोगे तभी तो जाके आपको एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। अब एक्सपेक्टेशन क्या है? जाहिर सी बात है, अगर अपन कोई स्कीम को चालू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। वैसे तो सबसे बड़ी जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपके दिमाग में भी आना चाहिए, कि भारत किसी ना किसी तरीके से ये एम कर रहा है कि वो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए बाय सरपासिंग जापान, है ना। तो अगर आपको ऐसा होना है तो उसके लिए आपको हर प्रकार के सपोर्ट की तो आवश्यकता पड़ेगी, और भारत ने ये जो एम तय किया है वो उसे 2026 में अचीव करने की बात कर रहा है। इसके अलावा भारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी जोर दे रहा है ताकि नए तरीके के एडवांस टेक्नोलॉजीज और इनोवेशंस को आप लॉजिस्टिक सपोर्ट में यूज कर पाए। इसके अलावा एक इवेंट अनाउंसमेंट भी भारत करने वाला है जिसमें लॉजीमैट नाम का इवेंट 2025 में इन बिटवीन 13 to 15 फेब मुंबई में होगा, जो भारत में लॉजिस्टिक इनोवेशंस को शोकेस करेगा और कई सारे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट भी करेगा। तो ये जो पूरा इवेंट था, है ना, ये जो पूरा इवेंट था, ये सिर्फ और सिर्फ भारत का एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि कैसे वो 2030 में टॉप 25 रैंकिंग में आकर दिखा सकता है। अब अपन नेक्स्ट इवेंट में आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सुना तो होगा ही, बजट में कई सारे एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लेकिन उन एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी? तो इसकी जिम्मेदारी द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के पास थी। और अगर मैं बात करूं ये किसके अंडर में है, तो और कोई नहीं, आपके शिवराज सिंह चौहान। और आप तो जानते ही हैं शिवराज सिंह चौहान का तो नाता कृषि से बहुत पहले से ही है, एग्रीकल्चर से। फॉर एग्जांपल शिवराज सिंह चौहान अगर पहले कहां के मुख्यमंत्री थे, सीएम थे मध्य प्रदेश के, तो अगर मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की कैटेगरी से प्रॉस्परस स्टेट कोई लाया है तो वो शिवराज सिंह चौहान है। तो आप ऐसे सोचिए कि अगर बजट में एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स की बात कही है तो शिवराज सिंह चौहान तो बिल्कुल नहीं रुक सकते ना उसे इंप्लीमेंट करने के लिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉलिसीज है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है और आपको थोड़ा उसमें फोकस एरिया बढ़ाना है, तो उसको मैं यहां पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा आपका, जिसमें से जो पॉलिसी इनिशिएटिव इंप्लीमेंटेशन होने वाला है ना, सबसे पहले उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका केसीसी स्कीम, मतलब किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सॉरी, और आपने तो देखा ही होगा अभी बजट में किसान क्रेडिट कार्ड में जो लिमिट हुआ करती थी 3 लाख, उसे बढ़ाकर कितनी कर दिया गया है? 5 लाख, है ना। और ऐसे अगर देखा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड, भले ही बजट में अभी आपने नाम सुना हो, मैं एक बार आपको बता दूं, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में आई थी। तो स्टार्टिंग में जब ये लाई गई थी तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारे कृषक है, हमारे जो किसान हैं, जो गलत तरीके से कई बार भटक जाते हैं और गलत तरीके से किसी ना किसी प्रकार का लोन ले लेते हैं, उनको हर प्रकार की क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी इस कार्ड के माध्यम से। और अगर देखो इसमें अगर लिमिट का इजाफा हो रहा है, मतलब 3 लाख से अगर बढ़ाकर ये 5 लाख कर दी जा रही है, तो इसमें फायदा किसका होगा? किसानों का। तो ये जो इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इसमें एक फिगर उन्होंने दिया है कि मार्च 2024 तक जो 7.75 करोड़ ऑपरेशनल केसीसी अकाउंट्स थे, उनके पास जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो अप्रोक्सीमेट कितना है? 9.81 लाख करोड़, जो इसकी सफलता को भी बताता है कि कितना इजी एक्सेस है केसीसी को, या कितना इजी एक्सेस है केसीसी किसानों के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर इनिशिएटिव था जो इस बार बजट में काफी ज्यादा मेंशन हुआ है, वो कौन सा है? क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। अब क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में आपने ये जो नाम देखे हैं PMFBY और RWBCIS, तो यहां पर PMFBY का मतलब होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहां पर मैं बोल रहा हूं क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। वैसे तो देखा जाए ये जो रिस्ट्रक्चर्ड वेदर्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ही आती है है ना। मतलब एक प्रकार से ये दोनों एक ही स्कीम है। इसने ये बताया है कि क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत जो नंबर ऑफ फार्मर एप्लीकेशंस थी वो काफी ज्यादा बड़ी है। मतलब जो 27.5% पिछले साल थी वो अब बढ़कर कितनी हो चुकी है? 35.12%। तो ये इस स्कीम की एक प्रकार से उपलब्धता बताता है और ये बताता है ये कितनी सक्सेसफुल रही है। अब अगर इन दो स्कीम की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
और रिस्ट्रक्चर्ड वेदर्ड बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये दोनों पॉलिसीज की शुरुआत भी अभी हाल ही में हुई थी और काफी सक्सेसफुल भी मानी जा रही है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्कीम है आपकी वो कौन सी है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY। अब देखा जाए तो ये काफी पुरानी मानी जाती है, इन द डिकेड ऑफ 2000। अब ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो आपके स्टेट्स को ये फैसिलिटेट करती है कि आपके अगर राज्य में कोई एक अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो उसके प्रमोशन और उससे रिलेटेड हर चीज की जिम्मेदारी आप कर सकते हैं। सहायता कौन करेगा, हम। जैसे कि आपने अक्सर एक नाम सुना होगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो आप उसी को इसके अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके बाद जो अगली आपको बजट में नाम सुनने मिला था उसका नाम था नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना, है ना। अब आपको तो पता ही है इस बार जो बजट में बिहार का काफी अच्छा ध्यान रखा गया है, कई सारी सौगातें बिहार को दी है। उसी के चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ये तय किया कि हम एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मखाना एस्टेब्लिश करेंगे बिहार के पटना में, और इसके लिए उन्होंने 24 एंटरप्राइजेस को सपोर्ट भी किया था ताकि वो एक अच्छी मशीनरी को ध्यान में रखते हुए मखाना इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके। इसके लिए काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए गए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है आपकी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस स्कीम की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है 2025 में, और इसका नाम है प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार का जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस। अब ये चीज क्या है, तो ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहने वाला है जो 1-to-1 कम्युनिकेशन करेगा फार्मर्स का और वो जिस संबंध में बातचीत करना चाह रहे हैं उसका। तो आप जब अपन बोलते हैं 1-to-1 कम्युनिकेशन, तो यहां पर सरकार टेक्नोलॉजी का यूज करके किसानों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली है, और इसके लिए वो क्या करने वाली है, एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाली है जिसमें AI चैटबॉट्स की मदद से और एग्रीस्टैक की मदद से वो रियल टाइम सपोर्ट करेगी हमारे किसानों को। बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जिस तरीके से AI का महत्व हर सेक्टर में बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर भी पीछे क्यों रहे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम थी जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, और इसके माध्यम से जो कृषक होते हैं उनको ये बताया जाता है कि कैसे आप बिना पानी वेस्ट किए प्रॉपर इरिगेशन के माध्यम से स्प्रिंकल्स का यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए वो जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है up to 55% to the small marginal farmers and 45% to other farmers। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग मानी जाती है क्योंकि इसमें ड्रिप और स्प्रिंकल्स का इंस्टॉलेशन होता है ताकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ये आपका जो इवेंट था, इनको थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बजट में ये काफी ज्यादा ध्यान में रखते हुए चीजों को ध्यान में बनाया गया है, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपने हमेशा ये देखा है कि हर एक वर्ग के लिए किसी ना किसी प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गिग वर्कर्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई अच्छा कदम उठाया है। उसी में चलते हुए सोशल सिक्योरिटी कवरेज की बात करी है, किसके लिए, गिग वर्कर्स के लिए। अब ये गिग वर्कर्स होते क्या है, तो आपको मैं बता दूं, जितने भी आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत ही कर्मठ लोग होते हैं वैसे तो गिग वर्कर्स, आपने देखा होगा स्विगी, जोमेटो, जितने भी आपके डिलीवरी बॉयज होते हैं, और एक प्रकार से जो ई कॉमर्स में आपकी सर्विसेज दे रहे हैं, है ना, डिलीवरी कर करके, उन्हें एक प्रकार से गिग वर्कर्स कहा जाता है। इसमें फ्रीलांसर्स भी आते हैं। तो आप ये समझिए कि गिग वर्कर्स कोई बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी वाली जॉब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गिग वर्कर्स की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। पहली समस्या देखो, पहले तो अपन इसके समस्याओं की बात करते हैं, जो इनके चैलेंजेस है उसकी बात करते हैं कि जो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वो क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो उनकी जो अर्निंग्स होती है वो काफी ज्यादा इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर अर्निंग्स के कारण उनके पास इनसिक्योरिटी रहती है कि आज उनके पास काम आ रहा है, कल नहीं आ रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी हुई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उनको किसी भी प्रकार का कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता है। फिर लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है, तो फिर उनके लिए काम करने के लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, वैसे तो इनसे रिलेटेड ऑलरेडी एक नियम आ चुका है। हाँ जी,
वैसे तो इनसे रिलेटेड ऑलरेडी एक नियम आ चुका है और 2025 के बजट में इनसे रिलेटेड कई सारी चीजों को इंप्लीमेंट भी किया है। उसी में चलते हुए आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि उनसे रिलेटेड जो नियम आया था उसका नाम था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जिसके लिए एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बनाई गई थी इनके लिए, ताकि उनको इंश्योरेंस और हेल्थ एस्पेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब प्रोवाइड किया या कराया जा सके। अब क्या हुआ है कि बजट में जब फिर से इनके लिए बात की गई और कुछ प्रोविजन बनाए गए तो यह तय किया गया कि अब जो गिग वर्कर्स है उनको भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा, ताकि उनको भी वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके जो दूसरे श्रमिकों को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप एक कैटेगरी ही क्रिएट कर देते हैं और उस कैटेगरी में हर वो लाभ आप देना चाह रहे हैं जो बाकी लोग को मिल रहे हैं, तो फिर ये भी पीछे क्यों रहे। अब आप समझिएगा कि गिग वर्कर्स से रिलेटेड अगर पूरी दुनिया में किसी के पास सबसे अच्छा इकोसिस्टम है तो वो है आपका ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन में इनके लिए मिनिमम वेज की व्यवस्था होती है, पेड लीव की व्यवस्था होती है और ऊपर से पेंशन तक की व्यवस्था होती है। लेकिन ब्रिटेन के हिसाब से ये जायज भी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो लैंड एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी ये एक प्रकार से प्राइम एग्जाम्पल होगा कि हम क्या क्या चीजें हमारे यहाँ के श्रमिकों के लिए, मतलब गिग वर्कर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे जो देश आता है वो आपका कौन सा है, सिंगापुर, जहां पर एक मैंडेटरी प्लेटफॉर्म दे दिया है ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी दी जाए। थर्ड नंबर पे जो आपका देश आता है वो ओमान और थाईलैंड है, जो को फंडेड सोशल सिक्योरिटी मॉडल्स पर काम करता है। और फिर फोर्थ नंबर पे आता है वो कौन सा है, इंडोनेशिया। सोचिए, इंडोनेशिया में भी गिग वर्कर्स को सब्सिडाइज्ड एक पॉलिसी से देके रखी है और इसके अलावा उनको लाइफ इंश्योरेंस भी देकर रखा है, क्योंकि गिग वर्कर्स के लिए आपने देखा होगा अक्सर कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हमारे देश में नहीं है, रात बेरात वो लोग काम करते हैं और ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके साथ हमेशा आदरपूर्वक रहे और हमेशा उनका सत्कार करें क्योंकि उनका भी एक अपना व्यक्तित्व होता है जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए। तो उसी के चलते सरकार ने इनके ऊपर ये नियम बनाए हैं। आगे बढ़ते अपन तो आगे जो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें अपन को वाटर शेड यात्रा के बारे में पढ़ना है। अब देखिएगा, जो यूनियन मिनिस्टर है रूरल डेवलपमेंट वो भी शिवराज सिंह चौहान ही है। उन्होंने एक नई यात्रा को इंप्लीमेंट किया है जो है आपकी वाटर शेड यात्रा, जल लाए धन धान्य। अब ये जो वाटर शेड यात्रा है ये किस तरीके से होने वाली है तो आपको मैं बता दूं, ये एक नेशन वाइड यात्रा कहलाएगी। नेशन वाइड आपका पूरा एक प्रोग्राम कहलाएगा जिसमें हर प्रकार के लोगों को और कम्युनिटीज को जोड़ने का काम किया जाएगा। इसमें होगा क्या कि जैसे कि इसमें दिया ही है, नेशन वाइड आउटरीच कैंपेन होगा ताकि कम्युनिटी को, डिफरेंट प्रकार की कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जा सके और उनका पार्टिसिपेशन इस यात्रा में बढ़ाया जा सके। इसके अलावा ये जो वाटरशेड यात्रा है ये आपका पार्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का ही, ताकि इस यात्रा के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कम्युनिटीज को जोड़कर ये बताया जा सके और उनका फोकस, उनका ध्यान केंद्रित किया जा सके कि किस तरीके से हमें वाटर को कंजर्व करना है, सॉइल की हेल्थ का ध्यान रखना है और एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी पर काम करना है। इसके अलावा जो इसके की फीचर रहेंगे, मैंने अभी आपको बताया, की फीचर्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो जाएगी कि पूरे देश में ये यात्रा होने वाली है। और वैसे भी हमारा देश जो है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार की कम्युनिटीज, कितने अलग अलग प्रकार की यूथ इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो जब अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी और अलग अलग प्रकार की यूथ पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके लिए भी हमें कई सारे प्रोग्राम्स को फॉलो करना पड़ता है। ऑलरेडी इसमें टोटल 805 प्रोजेक्ट्स हैं जो 6673 ग्राम पंचायत में होंगे और 13,587 ये विलेजेस को कवर करेंगे जो ऑल ओवर 26 स्टेट्स में है और 2 यूनियन टेरिटरीज में है। और फिर जो मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी उसे अपन बोलेंगे श्रमदान। श्रमदान मीन्स वॉलंटरी जो अपन लेबर प्रोवाइड करेंगे उसे अपन श्रमदान बोलेंगे। तो जो पार्टिसिपेशन होगा और जो भूमि पूजन होगा, फिर इससे रिलेटेड कई सारे इवेंट्स भी कराए जाएंगे। तो एक प्रकार से ये एक नए तरीके के फेस्टिवल के रूप में आगे चलकर देखा जाएगा। लेकिन इसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे और जितने भी यूथ पार्टिसिपेट करेंगे उनको माय भारत पोर्टल से लिंक किया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ताकि दूसरे लोग भी एनकरेज हो सके। इसके अलावा यहां पर आपने एक नाम तो सुना ही होगा, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लेकिन यहां पर एक और पी जुड़ जाता है,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ यहां पर पीपल पार्टिसिपेशन भी जुड़ जाता है। मतलब अगर आप देखेंगे कि पब्लिक के साथ प्राइवेट पार्टनरशिप तो हो ही रही है, लेकिन जब वहां के नागरिक भी जुड़ जाते हैं तो ये आपका 4P मॉडल कहलाता है। तो ये 4P मॉडल भी आपका किससे रिलेटेड कहलाएगा? वाटरशेड यात्रा से कहलाएगा, क्योंकि इसमें पीपल पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, प्राइवेट और सिटीजन्स के बीच में एक प्रॉपर कोलैबोरेटिव एफर्ट का काम करेगा, कोऑपरेशन का काम करेगा। इसके अलावा वाटरशेड जन भागीदारी प्रतियोगिता भी होगी और यहां पर जो टॉप परफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स होंगे उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो ये आपका 5th टॉपिक रहेगा वाटरशेड यात्रा से रिलेटेड। और इसी के साथ हमारे जो आज के 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो खत्म होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।